हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में लगातार करंट अफेयर्स की भूमिका बढ़ती जा रही है और उसमें भी पॉलिटी के क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ रही है। इसे देखते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रमुख साप्ताहिक खबरों को प्रसारित किए जाने की पहल की जा रही है। इस प्रकार पॉलिटी वीकली प्रोग्राम पॉलिटी के वीकली करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन का एक प्रोग्राम है। नमस्कार, पॉलिटी वीकली के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की किन इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम चर्चा करेंगे। इस पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विश्व में सभी को खाद्य एवं पोषण द्वारा सुनिश्चित करने के लिए की गई अपनी प्रतिबद्धता को याद करने के लिए मनाया जाता है। आज के समय में खाद्य उत्पादन के मामले में दुनिया ने ट्रिमेंडस प्रोग्रेस की है और ये संभव हो पाया है क्योंकि अब दुनिया के किसानों ने बेहतर बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों और सिंचाई के साधनों को बड़े पैमाने पर अपनाया है और इसी कारण से फर्म उद्योग पहले से और अधिक कुशल हो गए हैं। लेकिन क्या यह सब किसानों को प्रोत्साहन दिए बिना संभव था? नहीं। इसलिए दुनिया की कई सरकारों ने कृषि संसाधनों में सब्सिडी के साथ साथ किसानों को उनकी उपज के लिए उच्च मूल्य आदि निर्धारित किए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका खाद्य दिवस से सीधे तौर पर क्या लेना देना है, तो मैं आपको बता दूं कि इस दिन वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकविद, अर्थशास्त्री और कृषि व्यवसायी सहित खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध कई लोग भूख और कुपोषण को खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा को फिर से याद करते हैं या यूं कहें कि दोहराते हैं। तो ये किसानों को दी गई सहायता के बिना कैसे संभव है? खैर, FAO और दुनिया के विभिन्न कृषि वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकविद, अर्थशास्त्री और कृषि व्यवसाय से जुड़े उद्यमी भले ही भूख और कुपोषण को खत्म करने की प्रतिज्ञा लेकर बैठे हों, परंतु इस दिशा में अभी कितना काम बाकी है, इसका अंदाजा FAO की विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति सोफी रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग 2.33 बिलियन लोग अभी भी मध्यम से गंभीर खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इसीलिए शायद इस वर्ष FAO के विश्व खाद्य दिवस का विषय है राइट टू फूड्स फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, यानी बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। अब क्योंकि FAO ने अपनी इस बार की थीम में भोजन के अधिकार की बात कही है, तो आइए एक नजर डालते हैं भारत के भोजन के अधिकार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अनुसार इसमें शामिल सदस्य देशों के लिए खाद्य सुरक्षा के अधिकार के सम्मान, संरक्षण और पूर्ति के दायित्व का निर्धारण करने के लिए 4 प्रमुख आयामों यानी खाद्य की पहुंच, खाद्य की उपलब्धता, खाद्य का उपयोग और खाद्य की स्थिरता को शामिल किया गया है। भारत पर भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का सदस्य होने के नाते भूख से मुक्त होने और पर्याप्त भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करने का दायित्व है। अब बात आती है कि क्या भोजन के अधिकार को लेकर भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। लेकिन भले ही भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान ना हो, फिर भी भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक भोजन का अधिकार सम्मान के साथ जीवन के लिए अंतर्निहित है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। यह अधिकार लोगों को प्रभावी तरह से प्राप्त हो, इसके लिए राज्यों को अपने दायित्वों को समझना होगा और इस संदर्भ में अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 47 में दिए गए प्रावधानों को ध्यान में रखना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 39A, जो भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 8 द्वारा 1977 में जोड़ा गया, राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी नीतियों को इस दिशा में निर्देशित करे कि उसके सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार हो। जबकि संविधान के इसी भाग का अनुच्छेद 47 राज्य का कर्तव्य बताता है कि वह अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में बढ़ाए। इस प्रकार संविधान भोजन के अधिकार को एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार बनाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक उपचार के अधिकार पर लागू करने योग्य है। सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम 2005 भारतीयों के लिए सबसे सशक्त कानूनों में से एक रहा है। बुनियादी अधिकारों के वितरण में भ्रष्टाचार को उजागर करने से लेकर अपारदर्शी चुनावी बॉन्ड योजना के पीछे की सच्चाई को सामने लाने तक देश के लोगों के द्वारा देश की सत्ता को जवाबदेह बनाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया गया है।
फिलहाल यह अधिनियम अपने 20वें वर्ष में प्रवेश करते समय महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें सरकार की कार्यवाहियां भी शामिल हैं, जो कि इसके प्रभाव को कम करने के सबूत के रूप में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्टें लंबित मामलों में सूचना आयोगों में रिक्त पदों और रिग्रेसिव अमेंडमेंट्स यानी प्रतिगामी संशोधनों की ओर भी इशारा करती हैं, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या सूचना का अधिकार पिछले कुछ वर्षों में कमजोर हुआ है? इसका उत्तर जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। सबसे पहले अगर हम इस विभाग में रिक्तियों की बात करें तो भारत भर में कई सूचना आयोग बड़ी संख्या में रिक्त पदों के साथ काम कर रहे हैं, जिससे इसकी कार्यक्षमता गंभीर रूप से बाधित हो रही है। सरकारें सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न करके आयोगों को बढ़ते लंबित मामलों के बोझ तले दबाने के लिए मजबूर करती नजर आ रही हैं। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के लिए अभियान चलाने वाले एक नागरिक समूह सतर्क नागरिक संगठन की 2023-24 की रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले साल 29 में से 7 सूचना आयोग अलग अलग समय के लिए निष्क्रिय रहे। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का आयोग 4 साल से अधिक समय के लिए निष्क्रिय है, जबकि त्रिपुरा और तेलंगाना के आयोग क्रमशः 3 साल और 1.5 साल से निष्क्रिय हैं। ऐसे में इस प्रकार की रिक्तता के कारण आयोग में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि स्वाभाविक है। महाराष्ट्र का सूचना आयोग में आयुक्तों के 11 में से 6 पद खाली पड़े हैं, जिससे उसके पास 1 लाख से ज्यादा अपील और शिकायतें लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार-बार निर्देश के बावजूद केंद्रीय सूचना आयोग में 11 में से 8 पद रिक्त हैं। अब ओवरऑल बात करें तो इन रिक्तियों के कारण पूरे देश में सूचना आयोगों में 4 लाख से अधिक अपील और शिकायतें लंबित हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 14 आयोगों में से एक अपील या शिकायत का निपटारा होने में 1 साल से अधिक का समय लगेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ या बिहार में दायर की गई अपील का निपटारा अब 2029 में ही हो पाएगा। आपको बता दें कि 2023 में भारत भर में सूचना आयोगों में रिक्तियों के बारे में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिक्तियों को भरने में विफलता एक ऐसी स्थिति को जन्म दे रही है जहां संसद के एक अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त सूचना का अधिकार एक मृत पत्र बनकर रह जाता है। इस आधार पर तो देखा जाए तो निस्संदेह सूचना का अधिकार पिछले कुछ वर्षों में कमजोर हुआ है, लेकिन केवल रिक्तियां और उसके कारण होने वाले लंबित मामले ही आरटीआई के कमजोर होने का कारण नहीं है, बल्कि सूचना अधिकारियों द्वारा जवाबदेही का अभाव और आयुक्तों के रूप में सरकारी नियुक्तियां भी इसके कुछ अन्य कारणों में शामिल हो सकती हैं। जब नियुक्तियां की जाती हैं तब नियुक्त किए जाने वाले अधिकांश लोग या तो सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। वे अक्सर कानून के उल्लंघन के खिलाफ कार्यवाही करने में उचित रुचि नहीं दिखाते। रिपोर्ट से पता चलता है कि आयोगों ने ऐसे 95% मामलों में दंड नहीं लगाया जहां दंड लगाया जा सकता था। यह विफलता इस बात का संकेत करती है कि कानून का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम नहीं होंगे और इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है आवेदकों पर, क्योंकि जवाबदेही और प्रवर्तन की कमी से आरटीआई आवेदक हताश हो जाते हैं। उन्हें सूचना प्राप्त करने में उच्च लागत और महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कानून का इच्छित उद्देश्य निस्संदेह कमजोर हो जाता है। इन सब के अलावा आरटीआई के कमजोर होने में विधायी पतन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे 2019 में आरटीआई अधिनियम में संशोधन ने सूचना आयोगों की स्वायत्तता से समझौता किया है, जिससे केंद्र सरकार को आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन को नियंत्रित करने की अनुमति मिल गई है, जिससे स्वतंत्रता खत्म हो गई है। इसके अलावा हाल ही में पारित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 आरटीआई अधिनियम के तहत व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है, सभी व्यक्तिगत डेटा के डिस्क्लोजर से छूट देता है और नागरिकों के सूचना के अधिकार को कमजोर कर देता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार आरटीआई अधिनियम का उपयोग करने के लिए लगभग 100 लोगों की हत्या की गई है और हजारों लोगों पर हमला किया गया है, उन्हें धमकाया गया है और झूठे मामले में फंसाया गया है। हालांकि 2014 में विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था, लेकिन यह कानून की किताबों तक ही सीमित है, क्योंकि केंद्र सरकार इसे लागू करने के लिए नियम बनाने में विफल रही है। फिर भी हर साल भारत में लगभग 6 मिलियन सूचना आवेदन दायर किए जाते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई अधिनियम पर। यह भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों के सूचना के अधिकार के संबंध में नियम एवं प्रतिक्रियाएं निर्धारित करता है। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है। यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है, यानी मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। आरटीआई विधेयक 15 जून 2005 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था तथा 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ।
इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार से निपटना एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। आपको बता दें कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधान है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। इस संशोधन से पहले इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित था। इस संशोधन में प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त का वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इस अधिनियम की धारा 8 सूचना के प्रकटीकरण के छूट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करती है। यह फैसला प्रवासियों की स्थिति, स्वदेशी समुदायों के अधिकारों और राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर चल रही कानूनी और सामाजिक बहस का हिस्सा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। फैसले में मुख्य न्यायाधीश सहित 4 न्यायाधीशों ने बहुमत वाले फैसले से न्यायमूर्ति JB पादरीवाला ने असहमति जताई। इस प्रकार ये फैसला 5 जजों वाली संविधान पीठ के 4:1 के बहुमत से पारित हुआ है। आपको बता दें कि बांग्लादेश से असम में प्रवासियों के प्रवेश के खिलाफ 6 साल के लंबे आंदोलन के बाद केंद्र की राजीव गांधी सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी AASU के बीच असम समझौते पर यानी असम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर के बाद 1985 में धारा 6A को कानून में जोड़ा गया था। इस समझौते का उद्देश्य बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों के बारे में स्थानीय असमियों की चिंताओं को दूर करना था। आइए अब नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के प्रावधानों पर चर्चा करते हैं। देखिए, असम समझौते में मुख्य बात यह निर्धारित करना था कि राज्य में कौन विदेशी है। असम समझौते के खंड 5 में कहा गया कि विदेशियों या घुसपैठियों की पहचान करने और मतदाता सूची से हटाने के लिए 1 जनवरी 1966 को कट ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया जाएगा, लेकिन इसमें 1 जनवरी 1966 के बाद और 24 मार्च 1971 तक राज्य में आने वाले लोगों के नियमितीकरण के प्रावधान भी शामिल हैं। असम समझौते के इन्हीं शर्तों को अधिनियमित करने के लिए नागरिकता अधिनियम में धारा 6A जोड़ी गई, जिसके अनुसार 1 जनवरी 1966 से पहले राज्य में प्रवेश करने वाले और तब से असम में सामान्य रूप से निवासी रहे भारतीय मूल के सभी व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसमें प्रावधान है कि 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 24 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने और रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी विदेशी द्वारा पाया गया है, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार खुद को पंजीकृत कराने का अवसर प्राप्त करेगा। ऐसे पंजीकरण के बाद उन्हें नागरिकों के अधिकार दिए जाएंगे, सिवाय इसके कि उन्हें 10 साल की अवधि के लिए चुनाव में मतदान के उद्देश्य से मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी इस उद्देश्य के लिए उन्हें भारत में 10 वर्ष बिताने होंगे। इसके अलावा 24 मार्च 1971 के बाद प्रवेश करने वालों को अवैध अप्रवासी माना जाएगा। धारा 6A को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का दावा है कि धारा 6A में दी गई कट ऑफ तारीख भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह शेष भारत की तुलना में असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों के लिए नागरिकता का एक अलग मानक प्रदान करती है। मामले में प्रमुख याचिकाकर्ताओं में से एक असम संयुक्त महासंघ ने तर्क दिया कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण, मनमाने और अवैध हैं। इनका यह भी दावा है कि यह प्रावधान असम के लोकल निवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। 2012 में दायर की गई इनकी याचिका में कहा गया कि केवल असम राज्य में धारा 6A के लागू होने से राज्य के जनसांख्यिकीय पैटर्न में एक स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है और असम के लोगों को अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बना दिया गया है। राज्य में जनसांख्यिकी में बदलाव से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत स्वदेशी असमिया लोगों को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। यह राज्य की आर्थिक और राजनीतिक भलाई के लिए खतरनाक है और लोगों के सांस्कृतिक अस्तित्व, राजनीतिक नियंत्रण और रोजगार के अवसरों के खिलाफ कार्य करता है। वहीं दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपना निर्णय देते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि संसद को अपनी विभिन्न परिस्थितियों में नागरिकता प्रदान करने का अधिकार है, बशर्ते कि विभेद उचित हो। अब क्योंकि इस समय असम में प्रवासी स्थिति भारत के काफी हिस्सों की तुलना में विशेष थी, इसलिए इसे विशेष रूप से संबोधित करने के लिए एक कानून बनाना उचित था और ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि असम में आप्रवास
प्रभाव अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक था, इसलिए राज्य को अलग ट्रीटमेंट देना तर्कसंगत विचारों पर आधारित है। बहुमत ने यह भी माना है कि याचिकाकर्ता यह बता पाने में असफल रहे हैं कि प्रवासियों की इनफ्लो ने असम में पहले से रह रहे नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों को किस प्रकार से प्रभावित किया है। इसलिए सीजेआई ने कहा कि राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी अनुच्छेद 29(1) जो नागरिकों को अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है, का उल्लंघन नहीं है। इसके अलावा बहुमत ने यह भी माना है कि 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 की कट ऑफ तिथियां भी संवैधानिक थीं। अब क्योंकि समस्त मामला नागरिकता से संबंधित है, इसलिए आइए एक नजर डालते हैं नागरिकता पर भी। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में उन व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन किया गया है जो नागरिकता के हकदार हैं। इन्हें 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से पहले 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। अनुच्छेद 11 संसद को कानून के द्वारा नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार देता है, इसलिए नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। इसके बाद इसे 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधित किया गया है। अनुच्छेद 5 में संविधान के लागू होने पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है। वे सभी लोग जो भारत में निवास करते हैं और यहां जन्मे हैं और उनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था, या कोई भी व्यक्ति जो संविधान के लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में सामान्य रूप से निवासी रहा हो, भारत के नागरिक कहलाएंगे। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए कुछ लोगों को नागरिकता देने से जुड़ा है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो कोई भी 19 जुलाई 1949 से पहले भारत आया वह स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाएगा यदि उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। अनुच्छेद 7 के अनुसार जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में पुनर्वास परमिट पर वापस आ गए थे, उन्हें भी नागरिकता के दायरे में शामिल किया गया। अनुच्छेद 8 के तहत भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो, भारतीय दूतावासों या वाणिज्य दूतावासों द्वारा भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करा सकता है। नागरिकों के अधिकारों की बात करें तो संविधान नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी कुछ मौलिक अधिकार देता है। गैर नागरिकों को प्रदान किए गए कुछ मौलिक अधिकार इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 25 धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। हालांकि कुछ अन्य मौलिक अधिकार जैसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो अनुच्छेद 15 में वर्णित है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता जो अनुच्छेद 16 में वर्णित है, और भाषण और अभिव्यक्ति की 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं शांतिपूर्ण सभा, संघ या यूनियन बनाना, आंदोलन, निवास और व्यवसाय जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है, केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की सिफारिश केंद्र सरकार से करके अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति की प्रक्रिया में राष्ट्रपति और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारियों के बीच परामर्श होता है। गौरतलब है कि यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है। भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जैसा राष्ट्रपति आवश्यक समझें से परामर्श करना आवश्यक है। आपको बता दें कि आमतौर पर भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के नाम की अनुशंसा करते हैं। यहां वरिष्ठता न्यायाधीश के रूप में सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति वरिष्ठता के सिद्धांत से बाध्य नहीं है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। परामर्श और सिफारिशों पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लेते हैं। नियुक्ति होने के बाद भारत के नए मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक या सेवानिवृत्ति तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। यदि कोई मुख्य न्यायाधीश अपना पद छोड़ देता है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश को नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। अब आइए नजर डालते हैं आज के प्रश्न पर। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद के अधिनियम द्वारा किए गए न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में है और इसमें अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं। एक उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और अदालत के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3,
या फिर 1, 2 और 3? भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो बांग्लादेश से असम में निम्नलिखित में से किन तिथियों के बीच प्रवसन किया हो और असम में निवास कर रहा हो, पंजीकरण के बाद भारत का नागरिक बन सकता है? 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971, 31 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971, 1 जनवरी 1966 और 1 मार्च 1971, या फिर 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1981? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है। मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त ऐसे पद के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या अब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो तब तक पद संभालते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। दोस्तों, आज के पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स वीकली कंपाइलेशन प्रोग्राम में बस इतना ही। इस कंपाइलेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम virad.dube से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी virad.dube के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगले रविवार शाम 6 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।